हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबेस क्लासेस। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर्ड हुए, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए। आज हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो आज के डेट में अगर आपसे कोई पूछे एटम क्या है, तो एटम के बारे में हम जानते हैं कि एटम जो है ना वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपसे हम अगर बात करें कि ये न्यूट्रॉन क्या है, तो आज के डेट में सबको पता है कि न्यूट्रॉन क्या है और कहाँ पे ये लाई करते हैं। ठीक है, और जो एटम जो होता है वो एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है किसी कोई भी सबस्टांस का या कोई भी मैटर का एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा सबस्टांस नहीं है जो कि एटम का बना हुआ नहीं है। ये हमें पता है, राइट। अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये तुम जान गए कि एटम बना हुआ भाई किस किस चीज़ से। तो जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात आई तो इसका जानते हैं, इसका थ्योरी दिया था जेम्स चैडविक ने इन द ईयर 1932। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका थ्योरी दिया गया था जेम्स चैडविक के ज़रिए इन 1932। ये तो हमें पता है, लेकिन इनके पहले अगर हम बात करें उस समय की थ्योरीज डिस्कवर होने से पहले की हम बात करते हैं, तो उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट ने आकर के अपना अपना थ्योरी अपना जो व्यूज़ था इसके ऊपर दिया कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। ठीक है, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे व्यूज़ आए, लेकिन जो मेन जो थ्योरी जिनका आज हम लोग पढ़ते हैं और जो सक्सेस भी है, तो उनको किनके द्वारा दिया गया? जेम्स चैडविक के द्वारा दिया गया। ठीक है, जेम्स चैडविक के द्वारा। तो अब हम पहले बात करते हैं उनकी थ्योरीज़ को देखने से पहले इनका और जो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या प्रमाण लगाया, कैसे पता चला कि न्यूट्रॉन भी आखिर में एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पे जानते हैं। तो उन्होंने, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ जो एग्जांपल उन्होंने अपने डिस्कवरी के टाइम लिया था। हम यहाँ पे बात करते हैं हीलियम एटम की और किसकी? हाइड्रोजन एटम की। दोनों में हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर कैसे देखिएगा। हम जानते हैं हीलियम जो होता है इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 2 प्रोटॉन्स। और हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 1 प्रोटॉन्स। ये पता है। और उस समय के हिसाब से कि ये भी माना गया था कि कोई भी एक एटम का जो मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पे। कोई भी एटम अगर जिसमें जितना प्रोटॉन मौजूद होगा उतना ही उसका क्या होगा? मास होगा। ये डिस्कवरी होने के पहले का ये थ्योरी दिया गया था कौन? बाकी अलग अलग साइंटिस्ट के ज़रिए। ठीक है, लेकिन बाद में ये थ्योरीज को चेंज किया गया और सुधारा गया किसके ज़रिए? जेम्स चैडविक के ज़रिए। तो आइए कुछ हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं या एक एग्जांपल लेते हैं जिसके ज़रिए हम अच्छे से इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर ये हीलियम जो होते हैं इनमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है। और आप याद रखिएगा कि ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। और हीलियम जो होता है इसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में भी 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तब बात करें अगर इसको हम कंपेयर करें इस तरीके से, अगर इसको हम कंपेयर करना चाहें तो कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक वेइंग स्केल बना रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, ये वेइंग स्केल इस तरीके से बना रहे हैं। अब देखो, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम ले रहे हैं आपका हीलियम को, ठीक है, और हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे हम ले लिए हाइड्रोजन को इस तरीके से, और यहाँ पे हम ले लिए किसको? हीलियम को। किसको ले लिए? हीलियम को। अब बताओ कि हीलियम का यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे 1 प्रोटॉन होता है। अगर ऐसा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ठो रख दे, 2 हाइड्रोजन रख दे, तो ये दोनों तो बराबर आना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हीलियम तो है, यहाँ पे भाई इसमें 2 प्रोटॉन थे और 1-1 प्रोटॉन वाला हाइड्रोजन को यहाँ पे रख दिए, तब ये दोनों तो बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये भी 2 ये भी 2 हो गया। लेकिन ऐसा होने के बाद एक्चुअली में ये बराबर नहीं आए, बल्कि इसका कंडीशन कुछ इस प्रकार दिखा। दिखा इस तरीके से कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिखे
ठीक है, दो मतलब 2 हीलियम थे, हीलियम का 2 प्रोटॉन थे यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन का भी 2 प्रोटॉन। लेकिन जो मास था ना हीलियम का, वो क्या दिखाई दिया, ज़्यादा दिखाई दिया। अब यहाँ पे भाई शंका दिमाग में ये उठा या सवाल ये उठा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर प्रोटॉन्स के साथ, जो कि क्या कर रहा है, या एक एटम के अंदर जो कि क्या कर रहा है, हीलियम का मास को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से ज़्यादा कर रहा है। मतलब कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हीलियम का मास ज़्यादा हो रहा है, जबकि यहाँ पे हम जान रहे हैं कि हीलियम में 2 प्रोटॉन थे और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन। तो हम यहाँ पे एक और हाइड्रोजन को रख लिए ताकि इसमें भी 2 प्रोटॉन हो जाए और दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, बराबर हो जाए। लेकिन ऐसा ना हो करके ये कैसा आपको दिखाई दिया, बिल्कुल ऐसा। तो अब यहाँ पे समझ में आई, यहाँ पे सोचने वाली बात ये आई कि इसमें यहाँ पे इसका 2 यूनिट इसका भी मास है, यहाँ पे 2 यूनिट इसका भी मास है, तो ये बराबर क्यों नहीं है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ये जो हीलियम है ये 2 यूनिट ना होकर के उससे कई ज़्यादा है, कई ज़्यादा है। अब इसका चेक करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे एक इसका और किया गया, जगह देखो यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे थोड़ा बना दे रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है। देखो अब बराबर वाला रिजल्ट कब देखने को मिला, जब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन को और यहाँ पे कितना को, 1 हीलियम को रखा गया। तब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बराबर देखने को आया। अब यहाँ पे समझ में आया कि ये जो 1 हीलियम है ना, वो 4 हाइड्रोजन के क्या है, बराबर है। 4 हाइड्रोजन के क्या है, ये बराबर। मतलब ये जो 1 हीलियम जो है ये 4 हाइड्रोजन के बराबर है। तो इसमें समझ में आया ये बात कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। अब इसका मतलब कि इसका जो मास जो हम लोग 2 लिख रहे थे उस समय कि प्रोटॉन पे, वो प्रोटॉन पे सिर्फ डिपेंड नहीं कर रहा है, प्रोटॉन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वहाँ पे कुछ और भी है। अब यहाँ पे कुछ और, ये अभी तक उसको नाम नहीं दिया गया कि वो क्या है, लेकिन यहाँ पे पता चल गया कुछ और भी है जो कि जिसका मास उस पर डिपेंड कर रहा है, कोई भी एटम का मास उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि 2 तो इसमें प्रोटॉन है और 2 इसमें कोई और ऐसा चीज़ है जो कि क्या कर रहा है, इसके बराबर, इसके इक्वल कर रहा है। तो बाद में जब इन्वेंशन, जब थ्योरीज कंप्लीट हुई, तब पता चला ये जो 2 चीज़ है ना, वो क्या है, हमारे न्यूट्रॉन है। और एक रिलेटिव थ्योरी भी दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया गया है न्यूट्रॉन का कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। और ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, ये आपका सेंटर में कोई एटम में होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या करता है, कंस्टिट्यूट करके बनता है। और इस न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया, रदरफोर्ड ने किया था। जब हम लोग पढ़ेंगे गोल्ड फॉइल के जरिए, अल्फा स्कैटरिंग के जरिए जब उन्होंने डिस्कवरी किया था, उसमें हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ में आया साइंटिस्ट को कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चीज़ है जो हमने अभी आपको बताया कि वो क्या है, उसका न्यूट्रॉन। ये हमको आपको अभी बता रहे कि न्यूट्रॉन है, उस समय पता नहीं चला था, ठीक है। अब इस पर हम कुछ और भी चीज़ें आपको देखिए आगे बता रहे हैं यहाँ पे, वो समझिएगा। यहाँ पे इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले सकते थे, पॉज करके ले लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की, तो ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना बाबू, ये एटॉमिक नंबर जो होता है वो जनरली डिनोट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और ये जो एटॉमिक मास डिनोट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स की तुलना में या न्यूट्रॉन्स की तुलना में उसका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर की बात करें, जैसे यहाँ पे कुछ हम एलिमेंट ले रहे हैं या कुछ एटम ले रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, चलो ऐसे ले लिए। उस तरीके से यहाँ पे देखो कि इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4। अब यहाँ पे उसका एटॉमिक मास ले लिए, इसका भी 1, इसका क्या हो गया 4, इसका क्या हो गया 6, इसका क्या हो गया 8।
मतलब यहाँ पे हर देखिएगा यहाँ पे कुछ वेरी कर रहा है डबल के आसपास, कहीं कहीं पे इसका वैल्यू उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें ये समझ में आया कि प्रोटॉन्स के हिसाब से ये जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सिर्फ उनका एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं, और जो एक एटम का जो या एक एलिमेंट का जो मास होता है वो रिसाइड होता है या डिसाइड होता है किस चीज़ पे, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के ही क्या बनाते हैं, आपका ये बनाते हैं उसका मास, एक एटम का मास। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि जो नंबर ऑफ ये जो मास होता है, अब जैसे आप ही देखो एक एग्जांपल देते हैं आपको, कार्बन अगर हम बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, 6। अब देखो कार्बन का जब एटॉमिक नंबर 6 होता है लेकिन उसका मास हम लोग लिखते हैं क्या, 12। अब भाई 12 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 6 अगर प्रोटॉन के हिसाब से, नंबर ऑफ प्रोटॉन के हिसाब से अगर किसी एटम का मास गिना जाता तब तो भाई अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तब तो उसका मास भी 6 होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे इसका मास क्या हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। अगर मास 12 हो जा रहा है तो ये 6 के साथ यहाँ पे कुछ और भी 6 है जिसके वजह से एटम का या ये कार्बन का मास क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो वो 6 क्या है, आपका न्यूट्रॉन है। क्या है आपका, न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन कैसे पड़ा, कैसा डिस्कवरी हुआ, अब हम लोग आकर के देखेंगे जेम्स चैडविक का थ्योरी, जेम्स चैडविक का थ्योरी, ठीक है। तो आइए हम आपको इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका थ्योरी देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन कर ले रहे हैं इसको ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। अब देखो ये 1932 में, अब देखिएगा थ्योरीज को ध्यान को समझिएगा। यहाँ पे क्या किया गया कि एक बोरॉन, ये हमारा बोरॉन का एक एलिमेंट को रखा गया, ठीक है, बोरॉन का एक एलिमेंट को रखा गया। ये जेम्स चैडविक का थ्योरी आपको हम बता रहे हैं। और यहाँ पे क्या रखा गया, एक वैक्स को रखा गया। किसको रखा गया, वैक्स, वैक्स मोम जिसको बोलते हैं, राइट। और यहाँ पे बोरॉन जो एक एलिमेंट है हमारा 5 नंबर में, पीरियोडिक टेबल में 5 नंबर पे, 5 नंबर पे ये आता है। तो यहाँ से क्या क्या कराया गया कि यहाँ से कुछ रेज़ को यहाँ से पास कराया गया। कौन सा रेज़ था वो, अल्फ़ा रेज़। कौन सा, अल्फ़ा रेज़, जो कि पॉजिटिव रेज़ होता है, ठीक है, पॉजिटिव रेज़ होता है। तो ये अल्फ़ा रेज़ को यहाँ से पास कराया गया। तो जब यहाँ से पास हुआ ना, तो यहाँ पे इनको दिखाया क्या दिया कि यहाँ से क्या हुआ कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास कराया गया था, यहाँ पे रेज़ ना लिख करके आप ऐसे रखो, अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास कराया गया, तब यहाँ से कुछ रेज़ इस तरीके से निकले, ठीक है। और ये जो रेज़ थे ना, बिल्कुल कैसे थे, ये न्यूट्रल रेज़। अब बोलिएगा सर आपको कैसे या उनको कैसे पता चल गया कि न्यूट्रल रेज़ है, ये कुछ ना कुछ तो चेक करने के लिए वहाँ पे होगा, तब तो पता चला। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया। अगर यहाँ पे ये अगर पॉजिटिव या नेगेटिव होते तो इसमें रिपल्शन या अट्रैक्शन देखने को यहाँ पे तो ज़रूर मिलता भाई, लेकिन यहाँ पे जैसा निकला एकदम जस का तस रह गया, मतलब कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, ना वो हल्का बेंड किया, ना वो फार अवे गया, ना वो क्लोज़र आया। इसका मतलब ये रेस तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। फिर क्या कराया गया, इसी चीज़ को, थोड़ा फिगर ये टेढ़ा लग रहा है, इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। अरे पेंटिंग थोड़ा ख़राब है, माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो इसी रेस को आगे फॉरवर्ड किया गया, ठीक है, इसी रेस को फॉरवर्ड किया गया, किससे, वैक्स से। तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि इस यहाँ से क्या ये बाहर निकाल रहा है इस तरीके से, इससे प्रोटॉन को बाहर निकाल रहा है। अब बोलिएगा कि भाई ये वैक्स में प्रोटॉन कहाँ से आ गया सर, तो ज़रा एक बार ध्यान से समझिएगा। हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर पढ़े, कोई भी मैटर बना हो किसी से, एटम से, एटम के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। और यहाँ पे वैक्स है, एक सबस्टांस, एक मैटर, बोलिए ये आप किससे बने हुए हैं, एटम्स के पार्टिकल। और एटम्स का पार्टिकल कहने का मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों मौजूद होंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जब इसको बम्बार्डिंग या इसको स्ट्राइक करवाया गया किससे, आपका ये वैक्स से, या पैराफिन वैक्स कुछ भी बोलिए, तब यहाँ से ये क्या किया, ये अपने थ्रू क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या किया ना, इसको बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया, निकाल दिया। मतलब इसके अंदर से, वैक्स के अंदर में जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन थे, तो इससे ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया,
बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। अब देखो जब ये पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकाला तब उस समय यहाँ पे बात उठी जेम्स चैडविक के मन में कि यहाँ पे जो भी चीज़ जो यहाँ से फ्लो हो रही है, जो भी चीज़ यहाँ से फ्लो हो रही है उसका कैपेबिलिटी, उसका क्षमता किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर। तभी तो प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो हम जान रहे हैं ऑलरेडी नेग्लिजिबल है, ठीक है, ऑलरेडी नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे ये जो रेज जो बाहर निकला ये तो हम जान रहे थे कि ये न्यूट्रल रेज है। कैसे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लगाया गया। अब जब उसको वैक्स से उसी रेस को पास कराया गया, इस वैक्स के ज़रिए उसी रेस को पास कराया गया, तो इस वैक्स के अंदर जितने भी आपके प्रोटॉन्स थे उसको क्या कर दिया गया? बाहर निकाल लिया। ये बाहर क्या कर लिया? पुल कर लिया, मतलब बाहर उसको निकाल लिया। तो इससे पता क्या चला कि यहाँ से जो भी रेस बह रहा है ना वो क्या है? उसका कैपेबिलिटी, उसका क्षमता, उसका स्ट्रेंथनेस किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर है, जो कि प्रोटॉन को स्ट्राइक आउट या बाहर उसके अपने कंस्टिट्यूएंट से बाहर निकाल रहा है। तो यहाँ पे उन्हें समझ में आया कि वो चीज़ जो है, ये जो न्यूट्रल रेज है उसका जो कैपेबिलिटी है वो प्रोटॉन के बराबर है, और अल्टीमेटली उन्होंने इसका क्या नाम रख दिया? न्यूट्रॉन नाम रख दिया। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की खोज हुई। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये जो रेज थे ना, ये जो रेज थे वो आपका क्या थे? ये आपका रेज जो न्यूट्रल थे, ये तो हमें पता चला ये कैसे थे? न्यूट्रल थे। और ये हम बात करते ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं थे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये वेव नहीं थे, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते तो उनका मोमेंटम उतना ज़्यादा नहीं होता। मोमेंटम मतलब बोल सकते उतना इसका स्पीड ज़्यादा नहीं होता। ये इतने स्पीड से निकल रहे थे ना कि सोचिए कि अगर आप बात करें, अगर मेरे सामने अगर एक बोले एक कैप अगर कोई ये मारकर अगर ऐसे कर उनको मेरे को मारेगा तो हम गिर जाएंगे? नहीं ना। अगर मेरे स्ट्रेंथ के बराबर का कोई चीज़ अगर आ करके हमको धक्का देगा तो क्या होगा? हम गिरेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ से इनका मोमेंटम इतना ज़्यादा तेज़ था कि यहाँ पे क्या किया कि इसके अंदर एक सब्सटेंस के अंदर, एक पैराफिन वैक्स के अंदर जो प्रोटॉन थे उसको क्या कर दे रहा है? ये बाहर निकाल दे रहा है। तो यहाँ पे समझ में आया कि यहाँ पे जो कुछ ना कुछ जो रेज जो बह रहा है, ये जो न्यूट्रल रेज है उसका कैपेबिलिटी या उसका क्षमता या उसका स्ट्रेंथनेस किसके बराबर है? प्रोटॉन्स के बराबर। और अल्टीमेटली उसका नाम क्या रखा गया? न्यूट्रल रेज रखा गया, ठीक है। और ये जो रेज होते थे ना ये क्या थे? आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज से भी ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि इसीलिए क्या इतना पावरफुल है ताकि वो प्रोटॉन्स को भी, एक सब्सटेंस के अंदर से प्रोटॉन्स को भी बाहर निकाल दे रहे थे, ठीक है। तो ये थ्योरी था किसके ज़रिए दिया गया था? जेम्स चैडविक के ज़रिए। और इसी तरीके से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। और जो आज जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट्स की बात करें, 118 एलिमेंट्स, तो सारे एलिमेंट्स में जो उनका मास जो है ना वो लाई करता है किस चीज़ पे? हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये याद रखिएगा कि किसी भी एटम का जो मास है ना वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का आपको क्वेरी है, डाउट्स है, तो आप हमें संपर्क करें। चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आप हमें कांटेक्ट करें, या तो आप यूट्यूब चैनल पे ही आप वीडियोस में नीचे में आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको कि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, आज आपको जो होमवर्क आपको दिया जाएगा वो होमवर्क आपको मिलेगा, आपको खुद से इस थ्योरी को लिखना है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने प्रोटॉन्स का डिस्कवरी के बारे में दिया तो उसमें भी एक दो बच्चे का होमवर्क आया, बाकी का होमवर्क नहीं आया, ठीक है। तो उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इस बार अच्छे से होमवर्क करोगे और अच्छे से इसको करके दोगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। और उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा।